start the second chapter of 12th physics, that is capacitance. In the very first chapter or very first part of second chapter, we have discussed about electrical potential and all the terms related to electrical potential. Then the next portion of second chapter, that is second B, is capacitance. Here we will discuss the key points of this chapter are electrostatic of a conductor, electrostatic shielding, electrical capacitance and charge of an isolated spherical conductor. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ ए कंडक्टर. कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें क्या बताती है? फर्स्ट पॉइंट दैट हैव टू बी नोटेड, E is zero means electric field is zero inside the conductor. कंडक्टर के अंदर किसी भी जगह आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. सपोज दैट आई हैव अ कंडक्टर, मेरे पास एक कंडक्टर है और उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है. यहाँ पर इस एरिया के अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका प्लस सेक्शन है और ये माइनस सेक्शन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास and this electric field is uniform electric field. We can say the value of this electric field is AO. AO denotes here the outside electric field. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्लेट है AB और ये जो प्लेट है CD. AB प्लेट is totally positive and CD plate is totally negative. Direction of electric field lines are from plus to minus. क्लियर है? अब ये कंडक्टर मैंने इसके अंदर रखा है. जैसे ही आपने कंडक्टर को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल थे वो क्या करेंगे? अपने आप को बैलेंस करेंगे. कैसे? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट करेंगे दे विल कम टू पॉजिटिव प्लेट. वो किसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव प्लेट की. यानी कि सारा जो पॉजिटिव है वो इधर रह जाएगा. क्लियर है? इस तरह से इनके अंदर प्लस माइनस सेपरेट हो जाएंगे. मींस एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट होता है दैट इज EP. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट हुआ है कंडक्टर के अंदर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये दोनों अपने आप को यहाँ तक रिजाइड कर लेंगे. कब तक रिजाइड करेंगे? जब तक कि अब ये फ्लो करना बंद ना कर दें. इनका फ्लो तब तक नहीं रुकेगा जब तक इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर एक दूसरे को बैलेंस ना कर लें. मीन्स अगर इसके अंदर की बात की जाए तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर से दिया है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बचेगा दैट विल ऑलवेज बी जीरो. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको उसकी मोशन की डायरेक्शन चाहिए दैट विल मूव फ्रॉम दिस. यानी कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मूवमेंट होती है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए, नेगेटिव प्लेट है तो प्रोटॉन इसकी तरफ सेट हो गए. अब यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल आल्सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो. सेकेंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर की. सेकेंड प्रॉपर्टी वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल और वी कैन से परपेंडिकुलर नॉर्मल टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. अगर आप किसी कंडक्टर की सरफेस को देखेंगे तो उस सरफेस के अगर आप सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे, सपोज दिस इज ए कंडक्टर, मेरे पास एक ही कंडक्टर है. अगर आप इसकी सरफेस की बात करेंगे तो इसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल रहेगा. क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर वो हमेशा क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी. एक कंडीशन और आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन जीरो होगी मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बाहर की तरफ, सेम हेयर बाहर की तरफ. लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, लेस देन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इनवर्ड. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड होती है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड होती है. तो इनसाइड तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो चुका है, बट यहाँ पे जो V होता है स्टूडेंट वो आपको कांस्टेंट लेके चलना है. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले टर्म में बताया था कि V होता है KQ/R. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब आप बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. तो वहां पे दो पॉइंट्स के बीच का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो वो जीरो आएगा.
कंडीशन क्या रहती है कि अगर आर कांस्टेंट हो। आर कांस्टेंट किस केस में रहता है, मैंने आपको बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी। तो अगर वो क्लोज लूप बनाएंगी तो वहां पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। किस वजह से, क्योंकि आर क्या रहेगा वहां पे फिक्स रहेगा। अब बात आती है कि अगर आप सरफेस की बात देखें तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, नॉर्मल। कैसे, देखिए इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे तो अगर आप सरफेस के ऊपर कोई टेंजेंशियल मोशन देखना चाहेंगे तो वो जीरो होगी। और टेंजेंशियल मोशन के लिए जो कंपोनेंट होता है दैट इज ई कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट जो हम लेते हैं दैट इज ई कोस थीटा, टेंजेंशियल टू सरफेस वो जीरो रहेगा। अगर ई कोस थीटा जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सरफेस के क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमें कहते हैं नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। ये आप साथ के साथ नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। आपको पता चल गया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है। अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो गॉस थ्योरम हमें ये कहती है E ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जहां पे कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इट मींस ये सारा का सारा प्रोसेस इधर आके जीरो हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या बचने वाली है, जीरो। इट मींस नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि कैपेसिटर स्टडी करने से पहले ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है। और अगर आप ये कहें कि एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया कि परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां पर वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप लगा दीजिए अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं तो। इफ वी आर यूजिंग वेक्टर फॉर्म देन आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एन कैप लगाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, आपको पता है कि सर इनसाइड अगर कंडक्टर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन कंडक्टर के आउटसाइड की बात करें, सपोज कि मैंने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पार्ट रख दिया। अगर आपने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी रख दी, आपको पता है इनसाइड के एरिया में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन जस्ट ये जो आउटर सरफेस है ये कंट्रीब्यूट करेगी किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अगर आपको ध्यान हो, दिस विल कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर ये स्मॉल सरफेस है तो इसके ऊपर स्मॉल चार्ज हम कंसीडर करेंगे, दैट विल बी, आपको पता है सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। अगर आपके पास इसकी चार्ज डेंसिटी आपको निकालनी है तो डी क्यू यहाँ से हमारे पास आएगा सिग्मा इंटू में डी एस। फॉर दिस स्मॉल सरफेस वी आर कंसीडरिंग दिस वैल्यू कि इसकी वैल्यू ये होने वाली है। अच्छा, गॉसियन लॉ में कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास स्मॉल सरफेस है तो आपके पास स्मॉल चार्ज है, मींस वी कैन राइट सिग्मा डी एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एन कैप वेक्टर लगाना पड़ेगा, दैट वी हैव स्टडीड इन आवर +1 क्लास कि एन कैप जो वेक्टर है दिस इज अ यूनिट वेक्टर एंड दिस इज डिनोटिंग हियर द डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आप इसकी सरफेस की बात करेंगे, अगर आप कंडक्टर के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रहेंगे। ये मेरे पास इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, अगर आप इसकी सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस सिग्मा की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रहेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड प्रोटॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इट मींस कि यहाँ पर इसके जो अंदर है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ ये प्रोपोर्शन बराबर ना हो जाए। यानी कि अगर किसी प्लेट के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जिस प्लेट के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए मींस वहां पर ये जो है वो नेगेटिव हो गई सिग्मा, और जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई है वो उसके लिए सिग्मा क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। इट मींस आप कह सकते हैं कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स sigma will be negative, more the number of protons sigma will be positive, and sigma denotes the surface charge density. So we can say कि surface charge density की value on the surface of conductor is different at different positions. Clear student? तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
को बचाना, किसी चीज को बचा के रखना। शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब होता है सेव कर लेना, किसी चीज को सिक्योर कर लेना। मीन्स आपको पता चल गया कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी कि अगर ये कंडक्टर है और इसके पास हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को भेजा तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि लाइंस यहाँ से आएंगी और यहाँ से निकल जाएंगे, बट इनसाइड का जो पोर्शन होगा दैट विल रिमेन सेफ। इसके अंदर कोई भी क्या नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। मीन्स ये जो पोर्शन है, ये जो कंडक्टर है, दैट विल रिमेन शील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से ये क्या रहेगा, अपने आप को बचा पाएगा। ये जो सिस्टम है हम कहाँ यूज करते हैं, मान लीजिए कोई हैवी स्टॉर्म थंडर वगैरह आया हुआ है तो इट इज सेफ टू बी सिट इन आवर कार। ये हमारे लिए सेफ रहेगा कि हम अपनी गाड़ी में बैठे रहें, ना कि हम किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जो कार है वो दैट विल लाइक ए कंडक्टर, वो एक कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। जैसे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी दैट विल रिजाइड ऑन इट्स सरफेस ओनली, वो उसके सरफेस के ऊपर रिजाइड करके वापस हो लेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा दैट विल ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और वी कैन से आवर कार, एंड इनसाइड द कार व्हेन वी आर सिटिंग देन विल रिमेन सेम। और इसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की, जब हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग के लिए, अर्थिंग के का मतलब भी यही होता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं। जो भी हैवी ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको इस तरह से रैप किया जाता है कि उनका जो आउटर पोर्शन है उसकी अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग का वजह यही है कि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट उसका आज से करा दिया जाता है, वो इधर उधर नहीं फैलती हैं। इस तरह से जो उसका पोर्शन है वो क्या रह जाता है, सेफ रह जाता है। उसके अलावा जो भी हमारी सिग्नल्स वायर होती हैं जिनके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, उनको आउटर कवरिंग किस लिए दी जाती है, ताकि जो टीवी केबल वगैरह हैं वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं वो बच जाएं इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से। दैट्स वाई वहां पर क्या करी जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाउ वी विल डू इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस दैट इज आवर थर्ड पॉइंट। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और मेरा ऑक्यूपेशन है टीचिंग, उसी तरह से कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस एंड कैपेसिटेंस इज इट्स प्रॉपर्टी, इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। मीन्स आपको पता है कि V इक्वल्स टू K/R। इट मीन्स अगर आप चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, इफ वी आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली द वैल्यू ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और वी कैन से दिस इज ओबेइंग ओम्स लॉ। अगर आप चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। मीन्स ग्राफ विल लाइक दिस। ऑन रिमूविंग दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी विल गेट K इक्वल्स टू CV, और C is from here Q/V। Means if Q is equal to 1 coulomb, V is equal to 1 voltage, वोल्ट भी हो सकता है यहाँ पे, तो C की जो वैल्यू आएगी that will be equal to 1 farad। Means 1 farad क्या होगा, 1 farad is that capacitance of a capacitor if 1 coulomb charge is increasing its potential by 1 volt। अगर 1 coulomb charge से आप उसकी पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 फैराडे होगा। ये तीनों इनकी यूनिट है और डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस का। क्यू के लिए मैं बता देती हूँ, क्यू का फॉर्मूला होता है A इंटू टी। कैसे स्टूडेंट, एज वी नो करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। मीन्स यहाँ से क्यू जो आएगा दैट विल बी IT, I एम्पियर में और टाइम T में, जिसको आप कैपिटल T लिखेंगे। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल जाएगी। इसको यूज करते हुए आपने यहाँ से क्या निकाल देना है, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नाउ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सपोज वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस R है, सेंटर O है, जिसको मैंने प्लस Q चार्ज दिया, तो वी नो दैट चार्ज विल रिजाइड ऑन इट्स सरफेस। ये चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर रिजाइड करेगा। ये आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा। इसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये इसका पोटेंशियल है।
By using the value of capacitance C is equal to Q by V. Now putting this value Q by V, V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/4 pi epsilon naught Q by R. On reversing this will become Q into Q से Q कैंसिल हो जाएगा 4 pi epsilon naught R over Q. आप ऐसे लिख सकते हैं, तो C will be equal to 4 pi epsilon naught R. यानी कि जो कैपेसिटेंस है उसका जो फाइनल रिजल्ट आया है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पे आर आपने मीटर में मेजर करना है और सी को आपने कैपेसिटेंस के अंदर मेजर करना है। अब यहाँ से इस रिजल्ट से आपको क्या पता चल रहा है, देखिए आर क्या था, आर वाज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर। इफ वी इंक्रीजिंग द आर कंटिन्यूअसली, अगर आप स्फीयर को बड़ा बड़ा करते जाएंगे मीन्स उसकी रेडियस को इंक्रीज करते जाएंगे, देन योर कैपेसिटेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और उसके ऊपर जो चार्ज रिजाइड करेंगे उनको ज्यादा स्पेस मिलता जाएगा। इसलिए अगर आप सी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो चार्ज की वैल्यू उसके ऊपर, यानी कि सी की वैल्यू, अगर आप आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू उसके ऊपर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली फाइंड कैपेसिटी ऑफ अर्थ। एज यू नो स्टूडेंट, अवर अर्थ इज ऑल्सो ए कंडक्टर। हमारी अर्थ भी कंडक्टर है, इतनी खास बढ़िया कंडक्टर नहीं है लेकिन फिर भी ये कंडक्टर है। दैट्स व्हाई हम अर्थिंग करते हैं, जो कि कंडक्टिविटी इसकी शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ये पुट करना पड़े कि अर्थ का आपको कैपेसिटी निकालनी है या कैपेसिटेंस निकालनी है, तो C इज इक्वल टू, आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। यानी कि अगर आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू रख रहे हैं तो दिस दैट विल बिकम 1/9 × 10⁹ और रहा हुआ R का, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6.4 × 10⁶। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगी। दैट इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला। और कुल मिलाकर जब आप इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज मेजर्ड इन माइक्रोफैरड एंड दिस विल इक्वल टू 711 माइक्रोफैरड। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो दिस इज हेल्पफुल in measuring the capacity of earth, in measuring the capacity of isolated sphere। यानी कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए इसकी बात दे दी जाए, जैसे कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर दे दिया जाए कि उसकी रेडियस 1 मीटर है, उसकी कैपेसिटी बताइए कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटी बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर, जिसके अंदर आपने कंडक्टर के बारे में पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। कंडक्टर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, और अगर आप कंडक्टर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक उसको डेंसिटी को मेजर करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो उसकी वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होगी। ये हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा कि पोटेंशियल उसके ऊपर कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल की वैल्यू वहां पर फिक्स रहती है। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ा कि इस फिनोमेना को हम कहाँ यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। हम अपने आप को शील्ड करने के लिए हम कुछ ऐसी चीजों को जिनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट हमें नहीं लाना, उनको शील्ड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट वाज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जो कि मैंने आपको बताया कि कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फैराडे। फैराडे सर के नाम के ऊपर इसको यूनिट प्रोवाइड की गई थी। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे किसी कैपेसिटर को, किसी कंडक्टर को, किसी कैपेसिटर क्या कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे उसका पोटेंशियल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, मींस Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहां पर C आएगा, C इज कैपेसिटेंस। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की, अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके ऊपर कितना चार्ज वहां पे सिचुएटेड है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।